Hello and welcome to AD Explain. Today we will cover here French become a constitutional monarchy. Okay, previous part 1 and part 2 video has been already uploaded. So this is part 3 of the French Revolution. So kindly watch that video, then come part 3, because if you directly see part 3 here you will face difficulty to understand about French Revolution. So kindly watch that video, then prefer part 3 of the फ्रेंच रिवोल्यूशन. ओके, हियर बेसिकली मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसका क्या मतलब है कि जो फ्रांस था या फ्रांस जो था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस में क्या था, मोनार्क भी था, मतलब किंग था, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन था. कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, संविधान था. ओके, यहाँ पे मेनली बनाया क्यों गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अभी तक आपको याद रखना है कि मोनार्क जो राजा है उनकी पावर को एबॉलिश करने की बात अभी तक नहीं हुई है. अभी केवल संविधान बनाने की और जो राजा है मोनार्क हैं उनकी पावर को मिटिगेट करने की बात हो रही है. मतलब पावर की, मतलब जो किंग है, राजा है, उनकी पावर जो है उसको कम करने की बात हो रही है. कम किसके बीच करना था, यहाँ पे मेनली 3 फंक्शन बनाने थे. पहला था एग्जीक्यूटिव, दूसरा था जुडिशरी, और तीसरा कौन सा था, लेजिस्लेचर. ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 में पावर जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी. मतलब कि जो मोनार्क थे केवल उन्हीं के पास पावर न रहे, पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. अब बात करते हैं मेनली यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, जो नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली क्या है, आपको याद है ना, स्टेट थर्ड के जो लोग हैं वो सभा से बाहर आ जाते हैं, जो राजा के द्वारा बुलाई जाती है, और नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं. और शपथ क्या लेते हैं कि जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे, नेशनल असेंबली को एबॉलिश नहीं करेंगे. तो जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, जो फाइनल जजमेंट होता है, फाइनल जजमेंट को के आने से पहले जो रेडी किया जाता है वही ड्राफ्ट कहलाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, ड्राफ्ट कब बना था, 1791 में. के अदर थिंग्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एडी एक्सप्लेन एंड प्रेस द बेल आइकन. यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज, जिसमें अपीयर हो रहा है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को दिखाया जा रहा है. और जो किंग है, राजा है, उनकी पावर को कैसे नेशनल असेंबली के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है. नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स थे, टोटल 745 मेंबर्स थे. ओके, और यहाँ पर आप वोटर्स दे सकते हो, कितने लोग वोट करते हैं. और आपको याद रखना वोटर्स रिलेटेड 2 चीज़ें थी, पहला था एक्टिव सिटीजन और दूसरा था पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन का क्या मतलब है कि वो लोग जो केवल मतलब कि जो पार्टिसिपेट कर सकते थे इन द इलेक्शन, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो वोट कर सकते थे, मेनली वो कहलाते थे एक्टिव सिटीजन. और जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था वो क्या कहलाते थे, पैसिव सिटीजन. पैसिव सिटीजन की जो नंबर है वो कितने थी, लगभग 3 मिलियन मैन थे. मैन, वेमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, मतलब जो कम एज के थे, मतलब कम एज का मतलब 25 एज से कम थे, वो पैसिव सिटीजन कहलाते थे. बिफोर 1791 से पहले क्या था कि जो रूल्स बनाने का राइट्स है वो किसके पास था, किंग के पास था, मोनार्क के पास था. बट 1791 में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक नया लॉ बनाती है, और जिसके अकॉर्डिंग जो कानून है, जो रूल्स बनाए जाएंगे वो किसके मदद से बनाए जाएंगे, नेशनल असेंबली की हेल्प से बनाए जाएंगे. नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन था वो मेनली कैसे होता था, इनडायरेक्टली फॉर्म में होता था, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था. कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, यहाँ पर देखना, ये सिटीजन है. ओके, दीज आर सिटीजन्स. ये क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल्स जो हैं, ठीक, मतलब कुछ पर्सन को चूज कर रहे हैं, इनके द्वारा वोट दिया गया इनको, और जो इनके द्वारा, मतलब सिटीजन के द्वारा जो इलेक्ट किए हुए पर्सन है, ये नेशनल असेंबली के लोगों को इलेक्ट करते थे या नेशनल असेंबली के लोगों को नॉमिनेट करते थे. राइट टू वोट जो है इसको ऑलरेडी देख लिया कि जो एक्टिव सिटीजन थे, मतलब मोर देन एज ऑफ 25 25 साल से ज़्यादा की एज के थे, वो केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे या वोट डाल सकते थे. उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो पैसिव सिटीजन थे उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. मैन एंड वुमेन जो पैसिव सिटीजन कहलाते थे उनके पास किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं था. मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि आपको मेंबर ऑफ द असेंबली बनना है या मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बनना है तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन. ओके, हियर यू कैन सी द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. ये पेंट जो था, ये पेंटिंग किसके द्वारा मेनली की गई थी, जो बार्बियर थे. बार्बियर कौन थे, पेंटर थे. और 79 में ये पेंटिंग की गई थी. डेट याद रखना,
1779 में ये पेंटिंग की गई थी। और यहाँ पर जो राइट अपीयरेंस है ये क्या दिखा रहा है, फ्रांस को दिखा रहा, ओके। और जो लेफ्ट साइड में सिंबल आपको दिख रहा है वो लॉ के बारे में बता रहा, कानून के बारे में मेनली इंडिकेट कर रहा। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसका मतलब क्या है कि जो राइट्स हैं मैन एंड वेमेन या सिटीजन जो भी हैं सभी के राइट्स क्या हो, इक्वल होने चाहिए। हम देख लेते हैं नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। इसका मतलब है आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, और जो आदमी या मैन के जो अधिकार है, राइट्स हैं, वो भी क्या, इक्वल रहते हैं। फिर आपको 17 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पर आपको केवल 17 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें इक्वलिटी है, लिबर्टी है और फ्रेटर्निटी है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिक्लेरेशन का क्या मतलब है। द लॉ, जो कानून है, उसके पास केवल राइट्स है कि जो सोसाइटी में इंजीरियस है, मतलब सोसाइटी में जो बुरे लोग हैं उनको केवल पनिश करने का काम जो है वो केवल लॉ का है, किसी राजा का नहीं। नंबर 11 जो है ये बहुत क्रूशियल है। अभी मॉडर्न डे की यदि हम बात करें तो इंडिया में भी इसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि सभी सिटीजन जो हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब बोलने की आज़ादी है, स्पीक करने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, प्रिंट करने की आज़ादी है, फ्री मीडिया हो, फेयर इलेक्शन हो, इन सभी के बारे में पॉइंट नंबर 11 पर बात की जा रही है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है जिसमें 17 पॉइंट्स हैं, ओके। तो इन सभी 17 पॉइंट को अभी करंट मॉडर्न वर्ल्ड में भी जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री हैं ये अडॉप्ट करती हैं, और बहुत सी कंट्री में ये रूल अभी भी फॉलो होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा जो डिक्लेरेशन लाया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें क्या होता है, बहुत सी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो वेरी क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे कि राइट सच इज़ राइट टू लाइफ, मतलब जीवित रहने का अधिकार है, ओके। ये सभी ह्यूमन बींग्स या सभी जितने भी एनिमल्स हैं सभी का ये राइट्स है, किसी के द्वारा इसको छीना नहीं जा सकता। दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी। यदि आप जो डेमोक्रेसी कंट्री के अलावा बाकी कंट्री जैसे कम्युनिस्ट कंट्री हैं या डिक्टेटरशिप कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे कभी भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा। एग्जांपल आप देख लो चाइना का, वहाँ पे कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसके अलावा बात करें तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात रखने का अधिकार है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी को बराबर लॉ मतलब कानून के हिसाब से इक्वल ट्रीट करना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कि 17 डिक्लेरेशन पॉइंट्स थे इनमें इंटर की गई थी। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें बोली गई 17 डिक्लेरेशन पॉइंट्स में कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी का ये राइट्स है, और ये उनका राइट्स बिलोंग करता है बाय बर्थ। मतलब अभी जितने राइट्स के बारे में हमने बात की ना, राइट्स है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, इन सभी का जो अधिकार है, जो राइट्स है वो बाय बर्थ हमें रिसीव होता है, किसी के द्वारा ऑक्यूपाइड या छीना नहीं जा सकता। किसी रिवोल्यूशनरी, ओके, जिनका नाम क्या था, जीन पॉल मैरेट नाम था। इनका जो न्यूज़पेपर था द फ्रेंड ऑफ द पीपल, इन्होंने कुछ बातें मेंशन की जिसमें इन्होंने बताया कि जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वो रिचर क्लास के द्वारा, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, और जो मेनली जो रीजन्स हैं, जो मतलब परेशानी है पुअर पीपल्स को, वो ज़्यादातर सुनी नहीं जा रही हैं। और मेनली यहाँ पर इन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक बातें बोली कि जो अमीर लोग हैं वो कंप्लीट फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं पुअर पीपल का। इन्होंने इन सब बातों को यहाँ पर अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से बोला, और जो अमीर हैं, रिच पीपल हैं, रिच रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया। बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज़ फ्रांस जो है एबॉलिश कर देता है मोनार्क को और बिकम अ रिपब्लिक, और क्या बन जाता है, फ्रांस गणराज्य बन जाता है, रिपब्लिक नेशन बन जाता है। सिचुएशन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो टेंस हो रही थी डे बाय डे ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, कुछ सालों से लगातार। इसका रीज़न क्या था आगे डिस्कस कर लेते हैं। एल्थॉट लुई द 16 जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर चुके थे, मतलब जो संविधान तो उसमें सिग्नेचर तो उन्होंने किया था। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, बट उसके अलावा भी जो प्रूसिया है मेनली, उसके साथ क्या कर रहे थे वो सीक्रेट नेगोशिएशन, बातचीत भी कर रहे थे। बातचीत किसके बारे में थी आगे डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड क्लास के लोग, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग जिन्होंने नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था, उन्होंने अपनी आर्मी भी तैयार कर ली थी। ये याद रखना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लेटर बात करते हैं। 89 में बहुत बड़ा चेंजेस आते हैं। कब? जो फ्रांस के अलावा जो आसपास के किंगडम थे या जो राजा थे वो क्या डिसाइड करते हैं
कि वो फ्रांस के जो मोनार्क हैं उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर फ्रांस में हो रहा था नेशनल असेंबली को लेके और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे जो अदर स्टेट थे या अदर जो कंट्रीज़ थे, अदर जो किंगडम थे, अदर जो राजा थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि वो डरते थे इस बात से, या डर रहे थे कि जो फ्रांस में हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग उठ रही है और जो राजा है उनको हटाया जा रहा है, ये कहीं हमारी कंट्री में भी ना हो जाए। इसलिए जो अदर नेशन है, जैसे कि प्रूसिया है, हमने अभी डिस्कस किया जो प्रूसिया है, और उसके आसपास के जो ऑस्ट्रिया है, वो सब क्या करते हैं, फ्रांस की मदद करना चाहते हैं, फ्रांस के राजा की मदद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो नेशनल असेंबली का फॉर्म हुआ उसको वो बर्बाद कर दें, नेशनल असेंबली को बंद कर दें और राजा फिर से पर में आ जाए। ये सब मेजर चेंजेस होते। उससे पहले ही 1792 में बहुत बड़ा ड्रास्टिक निर्णय लिया जाता है बाय द नेशनल असेंबली, जिसमें वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट द प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आपको याद है ना, जो राजा की वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। फ्रांस में प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे एरिया थे, वहाँ से क्या करते हैं, बहुत से थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं वो खुद को इनरोल कराने लगते हैं कि वो भी आर्मी को ज्वाइन करेंगे और फ्रांस की मदद करेंगे ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। जो ये वॉर स्टार्ट हुई थी वो किसके अगेंस्ट देखी जा रही थी, जो यूरोपियंस लोग थे, है ना। और जो इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेसीज थे, एरिस्टोक्रेसीज मतलब क्या होता है, जो कुलीन लोग हैं, कुलीन वर्गीन मतलब जो अपर कास्ट के लोग थे, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, ज़्यादा पैसे थे, वो एरिस्टोक्रेसी कहलाते थे, एरिस्टोक्रेसीज कहलाते थे। ये वॉर उनके अगेंस्ट मानी गई। जो आर्मी में रिक्रूट हुए थे वो मार्सिलिस का सॉन्ग गाते हुए चल रहे थे, और मार्सिलिस की यदि बात करें तो ये अभी फ्रांस का नेशनल एंथम भी है।